करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो भारत का स्वप्न पूरा करना है उसके लिए भी वही विकल्प है। और अभी कल ही मैं परसों मुंबई में एक शिक्षा संस्थान में था, तो मैंने कहा वो एक सब था जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के आपस में बहुत सारी दूरियां भी थी, शकवा भी था। अब प्राइवेट सेक्टर वाले समझते थे कि ये जो पब्लिक सेक्टर के अधिकारी है तो सारे रिश्वत है, जब तक हाथ ना करो बात नहीं करेंगे। और पब्लिक सेक्टर वाला सोचता था कि ये तो सारे कालारी हैं। तो मैंने उन छात्रों को उदाहरण दिया, मैंने कहा जब आप में बैठते हो तो आपको ये मालूम होता है क्या कि बगल वाली सीट कौन बैठा है, शैतान बैठा है कि साथ है। लेकिन एकदम जब बस रुकती है तो ड्राइवर कहता है कि भाई अब केवल मैं ड्राइवर की सीट बैठूंगा, आप उधर के धक्का लगाइए। तो तब आप साथ जो सबसे दुष्ट व्यक्ति होता है उसको भी बोलते हैं धक्का लगा, क्योंकि तब आप होता है कि अपने पड़ाव अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। और यदि आपने उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो आपको ये आपस या समाप्त करके इन फैशन से चलना होगा। और ये कामयाबी हासिल हुई है वो भी इसी वजह हुई। और आज भी आपने देखा किस प्रकार प्राइवेट सेक्टर को साथ साथ चला के चेतर जी ने ये सक्सेस स्टोरी स्थापित की है। बहुत समय नहीं लेना क्योंकि हम सब मानी का संबोधन सुनने को उत्सुक थे, लेकिन जैसे कि अभी डॉक्टर सेल्वी अपनी बात रख रही थी, कि आपके साथ ये साझा करते हुए भी खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में इसी संस्थान CSIR के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने एक न एक श्रेष्ठ काम करके दुनिया में और देश में मिसाल कायम है। अब ये और बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें हम खबर कम आती है, उसमें ये खबर आएगी कि मुझे किसी गाली दी तो मुझे पूछने आएगा कैसा लगा, मैं कहूँगा बहुत अच्छा लगा, एक और गाली खाने को दिल करता है, तो खबर बन जाएगी। लेकिन वाली हमारा जो लखनऊ क्वार्टरी है NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने जेनेटिक माध्यम से 108 पत्ती का फूल बनाया। जब मुझे वहां पता चला तो मैं गया अपनी जिज्ञासा के लिए भी, तो मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि कोई चर्चा नहीं करेगा ना इसका कोई महत्व समझ, आप गेट के ऊपर एक सेल्फी पॉइंट इसको लेकर के तो उन्होंने बनाया। तो जाते कॉलेज के छात्रों ने वहां तस्वीरें शुरू की। तो इत्तफाकन क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो करोड़पति अमिताभ बच्चन की टीम भी वहां से गुजरी। तो वो शो में वो सवाल बन गया कि 108 का एक फूल तैयार किया है लखनऊ के इंस्टीट्यूट में, उसके लिए आप बदर मुबारकबाद के हकदार है मानी जी। पहली बार किसी वैज्ञानिक स्थान का जिक्र करोड़ रुपए माल से हो रहा है, वो आपकी बता। तो उसने महिला को पूछा कि वो गेंदे का फूल है कि गुलाब का है कि मोती का है, वो जैसे नाटकमय ढंग से कहते। तो फिर वो सोचती रही, बाद में उसने कहा कि नहीं मुझे लगता है ये कमल ही। तो उसने कहा आपने कहाँ पढ़ा? नहीं अखबार तो मैं आजकल कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। तो बोलती है आपने टीवी? नहीं टीवी भी आजकल बंद ही हो गए हैं। फिर आपको कहीं ना कहीं इससे तो सोर्स बोले साहब मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ सोशल मीडिया और देखती हूँ, तो वहीं से होगा। तो हमें एक और बात समझ आई और मैंने कल ही सेल्फी से कही कि हम सोशल मीडिया को अपने को मजबूर करें। ये देखिए ये सेल्फी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में पहुंची, और अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में आने के समाचार पत्रों ने, यानी समाचार पत्र के पास पहुंचने का भी रास्ता सोशल मीडिया ही है। तो ये हमें सबक भी लखनऊ में सीखने को मिला। इसी प्रकार अयोध्या के मंदिर निर्माण के लिए आपका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन इसी मले के दो संस्थानों ने उसमें अपना एक विनम्र सा योगदान किया है। हमारा डॉक्टर कलई सराही संस्थान है पालमपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी, वहां से ट्यूलिप के फूल उपलब्ध करवाए गए थे जो वहां पूरे काम आए। और चूंकि मीडिया को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं, तो मैंने मीडिया वालों को पूछा कि कभी आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि जनवरी के महीने में ट्यूलिप कहाँ आया? ट्यूलिप तो मई जून में हुआ था कश्मीर की वादियों में, तो वो भी
आधुनिक टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया। और इसी प्रकार हमारा एक और संस्थान है जो इस मंत्रालय से संबंधित है, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। तो जो रामलला के माथे पर सूरज की वो रोशनी थी, जिसे हम सनलाइट बीम कहते हैं वैज्ञानिक में, सूर्य तिलक जो था उसका वैज्ञानिक व्यवस्था उस संस्था के द्वारा हुई। तो मुझे कहते हुए कि मान्य जी की सत्ता में दो बड़े काम हुए बिहार में, एक अयोध्या का, दूसरा का। तो अयोध्या में ये दो सदन हमारे सक्रिय रहे, उनकी नहीं हुई और बात है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण, एक तरह सूर्य का काम और दूसरी तरफ ट्यूलिप का। और जहां तक कुंभ का मेला, तो कभी किसी मीडिया वाले पूछा, जिस दिन मैं गया तो मैंने कहा आपको कभी ख्याल आया 1.5 मिलियन अर्थात 1500 लाख लीटर रोज का मल निकलता था, फीकल स्लज 1 बिलियन गैलन हिसाब से, लेकिन वो कहां जाता था? कोई बनी, कोई बीमारी नहीं, ये माननीय व्यवस्था थी। तो इनके आशीर्वाद से और इन योग और इनके दिशा निर्देश में हम भाभा एटॉमिक सेंटर जो है मुंबई का, उसने वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, 3 ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको कहते हैं FSTT, फ्लग फीकल ट्रीटमेंट प्लांट। और वो वहीं पर रेडिएशन के माध्यम से उसे ध्वस्त करते ताकि उसकी दुर्गंध भी ना फैले और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो खर्चा होता हो। तो यह खुशी है कि हमें ये अवसर दिया जी ने इनके महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेने का। और आने वाले समय में भी चूंकि हमें अब ये लालच हो उठा है कि जो हम काम करते हैं, जैसे उन्होंने कहा भी सुनील जी ने कि पैसे की तिजोरी भी खुली है, सब भी खुला है, तो हमारा लालच भी खुल गया। तो बहुत जल्द एक कार्यक्रम करेंगे नोएडा में, आपके IIT के अंदर हम देश का पहला क्वांटम यूनिट स्थापित। मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा काम ये हुआ है कि नेशनल क्वांटम मिशन, और विश्व के 3-4 देशों में से एक हैं जो इसमें है। वो जमाना जाता रहा जब हम 10-15 बरस बाद किसी क्षेत्र में दाखिल हुआ करते थे या अपनी शुरुआत करते थे। टेलीविजन अमेरिका में 60 में देखा जाता था, हमारे यहाँ 1970 में आया, जब तक वो रंगीन टेलीविजन रह गए थे। अब जैसे मैं कल ही कह रहा, जो 1960 का बड़ा बहुचर्चित चुनाव हुआ था संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट, जिसमें कैनेडी निक्सन को हरा दिया, तो हराने के कारण ये बना टेलीविजन कि खूबसूरत नौजवान इतना अच्छा था, उसने निक्सन को यकायक वक्त दिया और इलेक्शन जीत गए 4 वर्ष की उम्र में। लेकिन हमारे यहाँ पता ही नहीं, आज ऐसा नहीं है। आज हम उन 4 देशों में हैं जिनके पास क्वांटम है। आज भले ही अमेरिका पहले चांद की धरती पर पहुंचा है, लेकिन सदन पर पहुंचने वाले आज हम हैं। शुभांशु जब गए तो हमें किसी ने पूछा कि राकेश के जाने में क्या अंतर है। हमने कहा कि उसमें हम गए थे एक तरह का यूनियन के साथ हमारी जो मित्रता थी उसको प्रमाण था, उसकी एक झलक थी। लेकिन आज शुभांशु की उनको जरूरत है, सारे पूर्ण प्रयोग उन्होंने करने हैं। और मुझे खुशी है कि हम इन सब कार्यों का आने वाले समय में बहुत सारे का श्री गणेश उत्तर प्रदेश की धरती से करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मैंने माननीय जी से अनुरोध किया है कि हम लखनऊ के नजदीक एक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से। और अगस्त के महीने में, क्योंकि जैसे आपने एक बहुत ही अच्छा किया है कि 100 यूनिकॉर्न्स के साथ आपने बैठकर चर्चा की, उनके विचार सुने, तो हम उसका लाभ लेते हुए हम भी यहाँ पर 2-3 दिवसीय एक स्टार्टअप करके स्वतंत्रता दिवस के बाद आपसे समय लेकर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बात करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रदेश को भी प्राथमिकता दे रही है और विज्ञान को भी प्राथमिकता दे रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें सहयोग बिना शर्त और बिना ज्यादा
कुछ आगे जो है हमेशा प्राप्त हो जाता है और इसी हौसले के साथ हमारे ऊपर आशीर्वाद भी बना रहे और समय समय पर आपकी हमें हौसला अफजाई भी प्राप्त होती रहे। इसी कामना के साथ आपका एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और लखनऊ से समय निकाल करके आए और सरकारी कार्यक्रम है का की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन माननीय इतना मेरे ऊपर उदारता रही है कि चुनाव के दिनों में इनके पास समय नहीं था, कहा फिर भी आपने मेरे क्षेत्र में आना है। तो इनकी सभा गाजियाबाद में लगी हुई थी और दूसरी सभा शायद नोएडा में, मेरठ में। गाजियाबाद की सभा समाप्त के मेरे क्षेत्र में आए मात्र 40 मिनट और फिर वहां से लौट करके मेरठ गए। इस पर कि आपके वो हमारे ऊपर कर्म रहे हैं, कभी उड़ाने लायक नहीं। धन्यवाद सर, आपकी दृष्टिकोण से मार्गदर्शन और पूरे सीएल परिवार के उत्साहन भरे शब्दों के लिए। वह व्यक्तित्व जिनके नेतृत्व में विकास, सुशासन और राष्ट्र निर्माण को नई दिशा मिली है, जिनने उत्तर प्रदेश को गतिशील, प्रगतिशील और सशक्त राज्य में स्थापित किया है। राजनीति को सेवा और राष्ट्र धर्म का मानने वाले उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूर्णतः समर्पित कर्मी और विराट व्यक्तित्व के धनी का जीवन परिचय स्वयं में प्रेरणा का स्रोत है। मैं सादर अनुरोध करती हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी कृपया सभा को अपना अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करें। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के स्वर्ण जयंती समारोह और इस डाटा सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में इस संपूर्ण कार्य प्रेरणा स्रोत केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, प्रदेश सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, DSIR के सचिव एवं जी CSIR डॉक्टर N कैलिसेल्वी जी, चेयरमैन एंड CMD सेल श्री चेतन प्रकाश जैन जी, आज के समारोह में विशेष रूप से यहां पर उपस्थित गाजियाबाद की महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, माननीय विधायक सरजीत पाल त्यागी जी, माननीय विधायक श्री संजीव शर्मा जी, सीएल के सभी कार्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 50 वर्ष की शानदार यात्रा प्रांत अब काल स्थान के लिए एक गौरवशाली क्षण हो सकता है। 50 वर्ष प्रारंभिक चढ़ाव के बाद बीच का एक कालखंड ऐसा भी था कि जब अंधकार के बादल सीएल के ऊपर मंडराने लग गए थे और जैसा कि यहां पर अभी सीएल के CMD और चेयरमैन ने इस बात को बताया
और माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि एक समय डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट बना हुआ सीएल आज भारत की मिनी रत्न कंपनी के रूप में अपना नाम दर्ज कर रही है और प्रॉफिट का, अपना लाभांश का चेक भी आज माननीय मंत्री जी को सौंपा है। ये सचमुच एक सक्सेस स्टोरी है और ये वो स्टोरी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 में विकसित भारत के सपने को, उन संकल्पों को साकार करने की दिशा में एक मिनी रत्न कंपनी के रूप में सीएल अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। हमने देश की आजादी के आयोजन को तो नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको देश की आजादी का स्वर्ण जयंती वर्ष भी नहीं पता होगा। उम्र छोटी रही होगी, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को हम सब ने उस आयोजन में सहभागी बनकर के, उस आयोजन का हिस्सा बनकर के भारत की आजादी के शताब्दी महोत्सव के संकल्पों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों के सामने 2047 का एक लक्ष्य दिया। जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, कैसा भारत हमें चाहिए, कैसा भारत हो। वह भारत लाचार भारत न हो, वह भारत दुनिया के सामने अभाव से ग्रस्त भारत न हो, वह भारत आत्मनिर्भर भारत हो, विकसित भारत हो। और विकसित भारत की राह जाती है इस प्रकार की मिनी रत्न और रत्न संस्थाओं के माध्यम से, जो सीएल ने अपनी एक सक्सेस स्टोरी के माध्यम से पिछले 10-11 वर्ष के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट को धता बताते हुए, उसको नकारते हुए आज अपने आप को एक लाभांश कंपनी के रूप में प्रस्तुत किया है। आप याद करिए 1974 में स्थापना के बाद रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहां पे फोटो सेल की स्थापना करनी है। देश के अंदर पहला काम इस संस्था ने इस दिशा में कदम उठाते हुए किया था और आज देश का पहला ऐसा डाटा सेंटर यहां पे स्थापित हो रहा है जिसके पास अभी तक भारत में, जिसके पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं और जिस प्रकार के एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि यह एक शानदार यात्रा को प्रदर्शित करता है और नए भारत की उस यात्रा को प्रदर्शित करता है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से अपने जीवन का हिस्सा माना है और उन संकल्पों के साथ जुड़ करके हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है। यह आज सीएल के जज्बे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आज के समारोह में उपस्थित केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, विभाग के सभी अधिकारियों का इसके लिए हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। बहनों और भाइयों, सीएल अनेक क्षेत्रों में देश के अंदर कार्य कर रहा है। रेलवे के लिए भी, डिफेंस सेक्टर के लिए भी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी और अन्य अनेक क्षेत्र में सीएल
अपनी प्रौद्योगिकी का लाभ, अपने इनोवेशन का लाभ देश को दे रहा है। यह सराहनीय है और अभिनंदनीय भी है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हर एक क्षेत्र में एक नई गति को अपनी प्रगति को अपनी प्रगति का आधार बनाया है। उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष के अंदर, ये बहुत कम देखने को मिलता होगा कि कोई राज्य 8 वर्ष में अपनी अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना बढ़ा ले। उत्तर प्रदेश ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। 2016-17 में उत्तर, जैसा कि हमारे मंत्री श्री सुनील शर्मा जी बता रहे, एक बीमारू राज्य माना जा रहा है। हमारे बारे में प्रदर्शन बहुत खराब था और उस दौरान हम लोगों को ये लगता था कि उत्तर प्रदेश जिस पहचान के संकट से गुजर रहा है, ये स्वयं में तो अपनी चुनौती थी ही, लेकिन देश के विकास का भी एक बैरियर बन गया था उत्तर प्रदेश। आज जिस गाजियाबाद में है, से लोग इस गाजियाबाद की 8 वर्ष पहले की छवि को जानते होंगे। उस समय क्या दृश्य था और आज बदले हुए परिस्थिति में मैं बार बार उत्तर प्रदेशवासियों से कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाते होंगे, 8 वर्ष पहले जाते थे तो आपको देख करके, नाम सुन करके लोग आपसे बात करना पसंद नहीं थे, लेकिन आज जब आप किसी के पास जाएंगे तो उसका चेहरा आपसे बात हुए खिल उठेगा कि अच्छा उत्तर प्रदेश है। ये परसेप्शन में जो अंतर आया है, एक टीम भाव के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर डमजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम आया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में हमें मदद मिली। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में हमें मदद मिली। पर कैपिटा इनकम को हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 गुना अधिक बढ़ाने में मदद मिली और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, वाटरवे का हो, इसको में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। तो उत्तर प्रदेश में कोई पहले निवेश नहीं करता था और जो निवेश था भी वह समेट करके लोग भागना चाहते थे। आज उस उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हमें 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 50 लाख निवेश के प्रस्ताव में से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग करके उनमें से अधिकतर को प्रोडक्शन के साथ भी जोड़ दिया है, जिनमें प्रोडक्शन भी प्रारंभ हुआ है। और प्रत्येक सेक्टर की जो अलग अलग हमारी पॉलिसीज हैं, उनके अपने पॉलिसीज के माध्यम से उन उद्यम को हमने जोड़ा है। सरकार से पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने उन्हें निवेश मित्र के माध्यम से सिंगल विंडो की सुविधा भी प्रदान है। इंसेंटिव भी हम उनके माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग का भी हमारा एक सेल है जो इन सभी चीजों की क्लोज मॉनिटरिंग करते हुए, सारी समस्याओं का समाधान करते हुए, प्रोडक्शन प्रारंभ होने पर इंसेंटिव भी उसके अकाउंट में हम लोग सीधे भेजते हैं। वहां उन्हें किसी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आज इसी का परिणाम है कि नया भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके जब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा, तो उत्तर प्रदेश इस बात को तय किया है कि विकसित के प्रधानमंत्री जी के इस अभियान हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश एक आत्मनिर्भर और विकसित देश
के माध्यम से भारत की इंजन की भूमिका को निर्वहन में अपना योगदान देगा। याद करिए, जब कोरोना खंड में दुनिया पस्त थी, तब उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके छिनने के बाद मैं मुंबई गया था कुछ तरह से बातचीत करने के लिए कि आप उत्तर प्रदेश में आइए और उत्तर प्रदेश में कुछ निवेश किए। तो एक सज्जन से मैंने बात की, मैंने कहा उत्तर प्रदेश आइए। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश, मैंने कहा हाँ, तो हंस पड़े थे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहा आज तक उत्तर प्रदेश नहीं गया। तो मैंने कहा आइए, इसीलिए आया हूं मैं। उन्होंने कहा लेकिन सुरक्षा का क्या होगा? मैंने कहा चिंता मत करिए। 18 में नहीं आए, 19 में नहीं आए, 20 में नहीं आए, मार्च 20 में कोरोना के लिए लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और फर्स्ट वेव के बाद हमने जब थोड़े गेट खोले, थोड़ा रिलैक्स किया, तो फर्स्ट वेव के बाद समझ में आ गया अब लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं और अनावश्यक रूप से हम लोगों को इस पाबंदी हटाकर हमें उसको सीमित करना था। हमने इंडस्ट्री को छोड़, आप इंडस्ट्री खोलिए, हाँ सावधानी बरतिए, वहां पे कुछ सावधानियों के साथ आप कार्य करना है, गवर्नमेंट आपको मदद करेगी। तो मेरे पास एक दिन उस सज्जन का फोन मुंबई से आया, कहा कि मैं यूपी में कुछ नहीं करना चाहता हूं। तो मैंने कहा आज, उन्होंने कहा लेकिन कोरोना है, मैं कैसा? तो मैंने कहा आप अपनी को भेज दीजिए। उन्होंने कहा मुझे चाहिए। मैंने कहा आप आइए, देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां भी आपको चाहिए आपको लैंड मिल जाए। उन्होंने कैसे होगा? मैंने कहा भी ना आप और ना लैंड देख पाएंगे तो फिर निवेश कैसे पाएंगे? उन्होंने कहा हाँ समस्या। मैंने कहा मैं ड्रोन सर्वे करके आपके पास भेजता हूं, आपकी टीम ग्राउंड रहेगी, ड्रोन से सर्वे हो, आपको पसंद आएगा तो आप निवेश करिए। उन्होंने कहा ठीक। हमने ड्रोन के माध्यम से सर्वे करके और उनकी टीम जमीन पर थे और उन्होंने 2020 में जमीन उन्हें पसंद, उन्होंने निवेश अपना प्रारंभ किया। पहला डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने स्थापित किया, से हमने 2022 में देश को समर्पित कर दिया। बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के तहत तक 6 ऐसे बड़े सेंटर्स हो चुके हैं जो कभी सोचते भी नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में भी इस सेक्टर में कोई निवेश कर पाएगा। आज हर एक सेक्टर में जो कार्य हो रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के जो 2 नए सेक्टर देश के अंदर किए थे कार्य करने के लिए, उनमें उत्तर प्रदेश भी और तमिलनाडु के अंदर भी 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर दिए थे। उत्तर प्रदेश के 6 नोड में हम इसको विकसित कर रहे हैं और मेरा अब तक जो अनुमान है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के तो हमारे पास आए हैं। और इसमें लखनऊ का जो नोड है, मुझे बताते हुए प्रसन्न, लखनऊ का नोड जिसके माध्यम से हम ब्रह्मोस मिसाइल वहां पर उसका प्रोडक्शन भी आरंभ कर दिए हैं और उसको हम लोगों ने, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल जुड़े हुए हमारे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो डिफेंस इंडस्ट्रियल डोर के माध्यम से हम लोगों ने यहां पर किया है, उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोगों को सीए संस्थानों से प्राप्त होते हैं, जिसमें खास तौर पर जो मिसाइल कार्यक्रम के रेंडाम्स हैं, उनके जो संवेदनशील रडार की सुरक्षा और उनकी